अगर आप अपनी या अपने पेरेंट्स की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का प्लान कर रहे हैं और आपके दिमाग में सवाल है कि मैं ये सर्जरी किस शहर में करवाऊं, किस हॉस्पिटल में करवाऊं, किस डॉक्टर से करवाऊं, या वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करूं कि मुझे मेरी सर्जरी के बेस्ट रिजल्ट मिलें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी आपकी बेस्ट सर्जरी साबित कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है द राइट सर्जन। आपकी सर्जरी कौन करेगा? कोई भी बड़ा शहर, कोई भी बड़ी बिल्डिंग इतना अहमियत नहीं रखती है जितना आपका डॉक्टर, आपका सर्जन इस केस में अहमियत रखता है। सही सर्जन कौन होगा? जो पहले काफ़ी सालों से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हों, जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस हो, हज़ारों की तादाद में ऑलरेडी वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत रहती है और एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन अपने काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस से वो पॉइंट गैदर करता है, वो पॉइंट निकाल के रखता है जो उसके बेस्ट रिजल्ट देने में सहायता करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है द राइट हॉस्पिटल। राइट हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें 3 अहम पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये आपके शहर में होना चाहिए, या अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो ये आपके गांव के सबसे नज़दीक होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, अब काम खत्म, जबकि है इसका बिल्कुल उल्टा। आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो आपका काम शुरू। तो बार बार आपको अपने डॉक्टर से विजिट लेनी होगी, बार बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो अच्छा हो कि ये आपके शहर में हो या आपके नज़दीक हो। दूसरा अहम पॉइंट है कि ये ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर रेगुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, क्योंकि ये एक पूरा टीम वर्क है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि ऑपरेशन से पहले क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ऑपरेशन के दौरान क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ऑपरेशन के बाद हमें पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑपरेशन के बाद क्या क्या फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट है कि हमें एक ऐसे हॉस्पिटल में सर्जरी करानी है जहाँ पे एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होता है, जिसमें इन्फेक्शन रेट बहुत कम होता है, और एक ऐसा आईसीयू होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के पेशेंट के लिए, जो कि नॉन इन्फेक्टेड आईसीयू माना जाता है, क्योंकि ये सारे केसेस क्लीन केसेस होते हैं। इनको आप कॉमन आईसीयू में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मली इन्फेक्टेड पेशेंट रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में 70s या 80s से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं। पहले जब ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती थी उनमें कुछ कमियां पाई गई, नेक्स्ट जनरेशन के इम्प्लांट में उनको सुधारा गया, तो ऐसे करते करते हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ नई जनरेशन का इम्प्लांट आया है। पहले ये जॉइंट कोबाल्ट, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एलॉय से बनते थे, जिनका कलर सिल्वर कलर होता था, इस तरह का कलर। आजकल इस मेटल के ऊपर, इस अलॉय के ऊपर एक कोटिंग लगाई जाती है जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। ये लेटेस्ट वाला इम्प्लांट बोला जाता है, जिसको हम कोटेड इम्प्लांट बोलते हैं। कुछ कंपनीज टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग करते हैं जो कि गोल्डन कलर देता है। कुछ कंपनी ऑक्सीडाइज्ड जिरकोनियम की कोटिंग करते हैं जो जॉइंट को ब्लैक कलर देता है। इस कोटिंग के अपने कई सारे फ़ायदे हैं। हमारा रिप्लेस्ड जॉइंट कितना लंबा चलेगा, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक फैक्टर है इम्प्लांट, कि हमने इसमें इम्प्लांट कौन सा यूज़ किया है। इम्प्लांट की लाइफ की बात करें तो ये इम्प्लांट 3 मेन इसके कंपोनेंट हैं। एक फेमोरल कंपोनेंट जो मेटल का है, दूसरा टीबियल कंपोनेंट जो मेटल का है, और इन दोनों के बीच में एक पोली है, प्लास्टिक की पोली है, ताकि मेटल से मेटल ना टकराए। अब जो फीमर का कंपोनेंट है वो इस प्लास्टिक के साथ नॉर्मली मूव करता है जब हमारा जॉइंट मूव करता है। तो जितनी ये सरफेस रफ होगी मेटल की, उतना ये जल्दी पॉली को घिसा देगी, और जितनी ये फ्रिक्शनलेस होगी उतना ये लेट घिसाएगी। दूसरी तरफ जितना ये हमारा प्लास्टिक पॉली नरम होगा उतना जल्दी घिसेगा, जितना ये हमारा प्लास्टिक पॉली सख्त होगा उतना लेट घिसेगा। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के लेटेस्ट नई जनरेशन के इम्प्लांट हैं, ताकि इनकी लाइफ लंबी हो सके। इसमें अगला पॉइंट है द राइट टाइम ऑफ सर्जरी।
बहुत सारे लोगों को हम 50s या 60s की एज में सर्जरी बताते हैं कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि उनका जॉइंट इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि अब वो ज़्यादा समय नहीं निकालेगा। लेकिन ये लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, सीडेंटरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, घूमना फिरना कम शुरू कर देते हैं, कुछ दवाइयों का सहारे से अपना टाइम टालते रहते हैं। ऐसे केसेस में होता क्या है कि उनकी मसल्स की पावर कम होती चली जाती है, जो यूज़ ना करने के कारण होती है। उनके जॉइंट स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, लिगामेंट्स टाइट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ऑपरेशन के बाद भी बहुत लंबा समय लगता है रिकवरी में, और उनके रिजल्ट दूसरे लोगों के कंपेयर में कम मिलते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी। कोई भी नेचुरल जॉइंट या आर्टिफिशियल जॉइंट अपने आप नहीं चल सकता है, उसको चलाने के लिए हमारी मसल्स हैं। अगर मसल्स की पावर अच्छी है तो हमारा जॉइंट अच्छा चलेगा, अगर मसल्स की पावर कम है यानी वीक मसल्स हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट हम कभी नहीं ले सकते। ये दोनों ही चीज़ों में हेल्प करता है, प्री ऑपरेटिवली भी और पोस्ट ऑपरेटिवली भी। तो अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है तो आपका रिजल्ट पोस्ट ऑपरेटिव बहुत अच्छा निकलेगा। अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपका रिजल्ट थोड़ा लेट मिलेगा। तो अगर आपके पास 1, 2, 4, 6 महीने हैं सर्जरी के, तो आज ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें ताकि ऑपरेशन के बाद आपको रिकवरी में हेल्प मिल सके और रिजल्ट आपका अच्छा आए। दूसरी तरफ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में जिस सर्जन ने आपकी सर्जरी करी है उसी के अंडर में जो फिजियोथेरेपी टीम है उसी से फिजियोथेरेपी करवाएं, क्योंकि उसी सर्जन को पता है कि आपका जॉइंट कैसा था, उसमें किया क्या है, क्या क्या सावधानी रखनी है आपके ऑपरेशन के बाद की एक्सरसाइजेज में। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया है, मेरा दर्द गायब हो जाएगा, तो मैं दर्द की दवाई क्यों खाऊं। ये बात सही है कि हमने जॉइंट सरफेस को चेंज कर दिया है, लेकिन आपका जॉइंट का पेन खत्म हुआ है, आपकी मसल का पेन नहीं। क्योंकि जिस मसल को हम कट करके जॉइंट तक पहुंचते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसी मसल्स की सबसे ज़्यादा अहमियत है ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज में, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं। इसी क्वाड्रिसेप्स मसल से हमें अल्टीमेटली चलना है, इसी की एक्सरसाइज पे हम सबसे ज़्यादा जोर रखते हैं। तो जब ये खींचेगी कट वाली मसल्स जिसको हमने अंदर स्टिच किया है तो ये दर्द करेगी। तो हल्का फुल्का दर्द 3-1 महीने तक सबको होता है, तो दर्द की दवाइयाँ अवॉइड ना करें, बल्कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से दर्द की दवाइयाँ लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी मसल पावर बढ़ती चली जाएगी, मसल की स्टिफनेस कम होती चली जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आके ये पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या मैं उकड़ू बैठ पाऊंगा या प्लाथी लगा पाऊंगा। जी हाँ, आजकल के जो भी लेटेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जो इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं उनमें आप उकड़ू भी बैठ सकते हैं, प्लाथी भी लगा पाते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह है कि इसको रेगुलर हैबिट्स ना बनाएं, क्योंकि उकड़ू बैठने में और प्लाथी लगाने में जॉइंट सरफेस का काफ़ी प्रेशर रहता है पोली के ऊपर, जिससे पोली जल्दी घिस जाती है। और अगर हमारा जॉइंट 20 से 30 साल चलने वाला होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में घिस जाएगा। तो ये समझें कि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है ये नॉर्मली वॉकिंग के लिए होती है। आप कितना ही चलो, सीढ़ियाँ चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, गेम खेलेंगे, भागेंगे, कूदेंगे, उकड़ू बैठेंगे, प्लाथी लगाएंगे, तो इनसे आपके रिप्लेस जॉइंट की लाइफ पे असर पड़ेगा और वो कम चलेगा। रिप्लेस जॉइंट की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेट, यानी जिसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है अगर वो ओवरवेट है तो इस पोली के ऊपर उतना ही प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ये जल्दी घिसेगी। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपना वेट रिडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करते रहें और डाइटरी हैबिट जल्दी से जल्दी चेंज करें। जितना जल्दी वेट कम होगा उतना जल्दी आपका घुटना अच्छे से चलेगा और उतना लंबा चलेगा। रिप्लेस जॉइंट की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी बोन का थिकनेस, यानी आपकी बोन नॉर्मल है, ऑस्टियोपेनिक है या ऑस्टियोपोरोटिक है। इसे इस तरीके से समझें कि अगर आपकी बोन नॉर्मल और थिक बोन है तो उसमें इस जॉइंट की पकड़
मजबूत रहेगी। अगर आपकी बोन वीक है तो इसकी पकड़ जल्दी लूज हो जाएगी और हमारा जॉइंट जल्दी फेल हो जाएगा। तो जिस जॉइंट को हम सोच रहे हैं कि 15, 20 या 25 साल चलेगा, वो 10-12 साल में ही फेल हो जाएगा, इसकी लूजनेस के कारण, इसकी बोन की वीकनेस के कारण। इसको इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर एक लकड़ी नरम है और उसमें हम कील ठोकते हैं तो आराम से अंदर चली जाएगी और आराम से निकल भी जाएगी। लेकिन अगर लकड़ी सख्त है तो उसमें बहुत फोर्स लगेगा कोई भी कील हमें डालने में और निकालने में। तो कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो आपकी बोन की थिकनेस को बढ़ाती रहती हैं, जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये रेगुलर लें। और कुछ मेडिसिन्स ऐसी भी हैं जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। तो आप रिप्लेसमेंट के बाद भी आप अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलें ताकि वो आपकी बोन की थिकनेस के हिसाब से आपको कभी ऑस्टियोपेनिक या ऑस्टियोपोरोटिक ना होने दें और रेगुलर आपको बताते रहें कि कौन सी मेडिकेशन आपको कब लेनी है। काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है कि जिनके दोनों जॉइंट खराब हैं वो अपना एक जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं और फिर दूसरे जॉइंट को रिप्लेसमेंट करवाने में समय निकालते रहते हैं, और जो खराब वाला जॉइंट है उसका दर्द बचाने के लिए उसका लोड रिप्लेस जॉइंट पे डालते रहते हैं और झुकाव करके चलते रहते हैं। इससे होता क्या है कि रिप्लेस जॉइंट में सिमेट्रिकल वेट ट्रांसफर की बजाय एबनॉर्मल वेट ट्रांसफर होता है और एक साइड में ज़्यादा प्रेशर आने के कारण पॉली बहुत जल्दी घिस जाता है। ऐसे लोगों में जिनका जॉइंट किसी सर्जन ने बोला है कि 15, 20 या 25 साल चलेगा, उनका जॉइंट 5 से 7 साल में ही घिस जाता है। तो इन लोगों को ये सलाह है कि अगर आप फिट हैं तो दोनों जॉइंट रिप्लेसमेंट इकट्ठा करवाएं, या किसी कारण से डॉक्टर ने एक एक जॉइंट करने के लिए बोला है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर की सलाह से दूसरा जॉइंट भी रिप्लेस करवाएं ताकि सिमेट्रिक वेट ट्रांसफर हो दोनों जॉइंट्स में और आपके जॉइंट्स की एज लंबी हो, यानी लंबे समय तक आपके जॉइंट रिप्लेस जॉइंट चलें। कई सारे पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी किसी एक पैर में या दोनों पैरों में उनके दर्द रहता है। इसका बहुत बार कारण या तो स्पाइन में होता है या हिप में होता है। तो ऐसे लोग जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट अच्छा हुआ है तो वो ब्लेम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को ना करके प्रॉपर अपना हिप या स्पाइन की प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है चाहे वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तभी वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और दर्द से फ्री हो पाएंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अच्छे रिजल्ट के लिए सबसे ज़रूरी सलाह है पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग, यानी पेशेंट डॉक्टर के कहने से रिप्लेसमेंट ना करवाए, डॉक्टर अपने रिलेटिव्स के प्रेशर में आके सर्जरी ना कराए। जब पेशेंट खुद इस चीज़ के लिए एग्री हो कि हाँ मुझे सर्जरी करानी है, तभी वो सर्जरी कराए, क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेशेंट को खुद करनी है, तभी उसका अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। तो प्रॉपर काउंसलिंग के बाद, फुल एग्रीमेंट के बाद, फुल्ली एग्री होके सर्जरी कराएं कि हाँ मैं सर्जरी कराने जा रहा हूँ और मैं सारा फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल, सारी सलाहें अच्छे से मानूंगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट को एक ज़रूरी सलाह, अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट का रिजल्ट दूसरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, जैसे कि सबकी एज अलग है, किसने किस एज में सर्जरी कराई है अलग अलग है, सबकी जेनेटिक्स अलग है, किसी की जीन्स काफ़ी ताकतवर हैं, बॉडी बिल्ट अच्छी है, किसी की कम है, सबकी अलग अलग डाइटरी हैबिट्स हैं, कोई पूरी उम्र अनहेल्दी फूड खाता है, कोई हेल्दी फूड खाता है, सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है, किसी ने पूरी लाइफ एक्टिव लाइफस्टाइल जिया है, किसी ने सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिया है, सबकी अलग अलग मसल पावर है, किसी ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रखी है लाइफ में, किसी ने बहुत कम एक्सरसाइज कर रखी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अलग अलग लोगों में कोमॉर्बिडिटी भी अलग अलग हो सकती है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी को कुछ भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो इनकी भी अहमियत है, इनको भी ध्यान में रखें। मुझे आशा है कि इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब भी आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने जाएंगे तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के अच्छे रिजल्ट मिलें, ये वीडियो आपकी उसमें हेल्प करेगा।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही और बोन, जॉइंट एंड स्पाइन से रिलेटेड हेल्थ वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।